हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यूपीपीसीएस या फिर ARO का जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखेंगे अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हमारे सामने है श्रीनगर, भोपाल, उदयपुर या फिर नैनीताल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में ही भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने श्रीनगर में, कहाँ पर? तो श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा नामक पहल का आयोजन किया गया। और यह आयोजन जो है ये डल झील में भारत के पहले अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर के रूप में किया गया। और जो ये कैंप है ये श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के साथ में मिलकर के आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो ने किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना इसरो बना रहा है? ठीक है, कौन बना रहा है? तो इसरो बना रहा है। और किस देश के साथ बना रहा है? तो ऑप्शन देखेंगे हमारे सामने है रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान के साथ में जो है ये मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो जो है ये चंद्रमा और मंगल पर अपने मिशन के बाद में अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मून के डार्क साइड की खोज करने की तैयारी में है। और प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक मून लैंडर और एक रोवर को मून के साउथ पोल के पास में नियोजित लैंडिंग एक जापानी रॉकेट की मदद से जो है यहाँ पर लैंडिंग करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है ये किसने जीता है? ऑप्शंस हमारे सामने है KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को जो है ये अक्टूबर मंथ का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है इनको। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए अक्टूबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है ये इन्होंने जीता है। और विराट को इस अवार्ड के लिए पहली बार नॉमिनेट किया गया था। और अक्टूबर मंथ का जो ये ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार को ये प्राइज़ जो है मिला है। ये अवार्ड इनको मिला है निदा डार के लिए। मेंस में जो मिला है वो विराट कोहली को मिला है और विमेंस का जो प्राइज़ है ये निदा डार को मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं 5 नवंबर, 10 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 2 नवंबर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर को जो है ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हमेशा जो दिवस के प्रश्न होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कोई एग्ज़ाम में आता ही आता है इस तरह का प्रश्न। तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर जो है ये दूसरी सबसे बड़ी घातक बीमारी है। और आंकड़ों से पता चला है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 70% जो हिस्सा है ये है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया? ऑप्शंस हमारे सामने हैं EWS के लिए 10% आरक्षण या फिर OBC को 10% आरक्षण, SC को 10% आरक्षण या फिर ST को 10% आरक्षण। जो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो 103वां संविधान संशोधन है इसमें EWS के लिए 10% आरक्षण पेश किया गया था।
एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए EWS कोटे को जारी रखने की बात इन्होंने की है, फैसला दिया है। और EWS कोटा जो है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को दिया जाता है और कोर्ट ने जो है 10% रिजर्वेशन को जारी रखने का अहम फैसला दिया। 5 जजों की जो बेंच है इसमें से 4 ने इसके पक्ष में मतलब फैसला दिया और इस कोटा सिस्टम के पक्ष में जो है फैसला सबसे पहले चीफ जस्टिस UU ललित ने दिया और बाद में उन्होंने इसके विरोध में अपना फैसला सुनाया। लेकिन उनके बाद में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने EWS जो कोटा है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के पक्ष में मतलब अपनी मोहर लगाई। तो इस तरह से जो है 4 ने पक्ष में फैसला दिया और एक जो है इसके विरोध में रहा। तो जो मेजॉरिटी थी पक्ष में थी, तो इसीलिए कोटे को जारी रखने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे सामने हैं, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, ठक्कर बापा या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा जो है ये इनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है घोषित इसको किया था। और 15 नवंबर जो है ये देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। और शिक्षा मंत्रालय जो है ये देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस ये मनाएगा। कब से शुरुआत की गई है? तो 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन हमारे सामने हैं, IMF, WMO या फिर WHO या फिर वर्ल्ड बैंक WB। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा WMO ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। WMO ने की है और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में जो है WMO की स्थापना हुई। अगला प्रश्न इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2022 की रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु की अंतिम स्थिति जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 साल रिकॉर्ड पर सबसे 8 सबसे गर्म होने की राह पर है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता और संचित गर्मी से ये प्रेरित है। मतलब जो पिछले 8 साल हैं उसमें 2022 का जो वर्ष है ये सबसे ज़्यादा मतलब गर्म रहा, जो कि मतलब ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण ये वर्ष रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को मतलब जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, सऊदी अरब या फिर कतर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा COP27 की जो मेजबानी है ये मिस्र ने की है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। क्लाइमेट चेंज पर UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टीज़ का 27वां जो कॉन्फ्रेंस है मतलब COP27 ये मिस्र में 6 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और यह जो कॉन्फ्रेंस है ये 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र की कोस्टल सिटी शर्म अल शेख जो है यहाँ पर आयोजित मतलब हुआ। और क्लाइमेट एक्शन पर यह सबसे बड़ी एनुअल मीटिंग थी और इस कॉन्फ्रेंस में भारत सहित दुनिया भर के देशों के हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव जो थे इन सब लोगों ने मिलकर के इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। तो दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों ही एकदम करेक्ट है। तो उस तरह से कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध जो है यहाँ पर रहेगा और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन हैं उन्हीं को जाने की अनुमति होगी। इस क्षेत्र के कुल 252 जलाशयों और 24 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा और इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक के तहत 8 प्रमुख शहरों में से 2 को शामिल इसमें किया जाएगा, जिसमें कि क्या होगा, परिक्रमा पथ नामक छोटे सर्किट बनाना भी इसमें प्रस्तावित है, जहां पर जो तीर्थयात्री होंगे वो पैदल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग मतलब करके पहुंच सकते हैं। और यदि तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मिनी बसों का भी प्रावधान इसमें किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। तो एकदम सही बात है, अभी हम ऑलरेडी इसको देख भी चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब EWS के लिए जो है ये 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस तरह से दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था और इससे संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 15(16)(6) जो है इसको सम्मिलित किया गया। और जो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों मतलब है जो कि EWS बोलते हैं इसको, इनके लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए ये पेश किया गया था। और यह अनुसूचित मतलब SC और ST सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति के द्वारा मतलब कवर नहीं किए गए गरीबों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने हेतु मतलब इसमें जो है SC ST OBC बाकी ये लोग शामिल नहीं हैं, बस खाली जो स्वर्ण है उन्हीं के लिए मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज के EWS जो वर्ग है मतलब उनको सक्षम करने के लिए प्रदान ये वाला कोटा किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, हमारा जो प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और भी अच्छे से बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।